बहुत सारे लोग शायद जिनको जापान के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन जापान, उनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो जापान में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है, एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, विच आई एम श्योर आप हो, यू शुड नो अबाउट दिस, क्या हो रहा है एग्जैक्टली जापान में। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स। देखो जापान की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप जानते हो जापान की 2 या 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेट्स डिस्कस दिस, ठीक है। क्या है, एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ, वी डोंट हैव टू गो इन अ लॉट ऑफ डिटेल, बस हमें जिस चीज़ से मतलब है। तो देखो जापान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जापान में ना जो आप लोगों ने बोला कि वहाँ की एक तो डिफ्लेशन वहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब क्या होता है, इंडिया जैसी कंट्रीज में महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जापान का क्या प्रॉब्लम है, जापान में डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब चीज़ें सस्ती हो रही है। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें सस्ती होना तो बहुत अच्छी बात है, बट चीज़ें सस्ती इसीलिए नहीं हो रही हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देखो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दो चीज़ों की वजह से होता है। इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड बढ़ जाती है। जैसे लेट से एक ही गाड़ी है, ठीक है, बट उसको लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट, जिससे उसका प्राइस बढ़ेगा, जिससे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन हो रहा है। डिफ्लेशन इसका उल्टा है, अब बहुत सारी गाड़ियां बन गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब लोग तो उतने ही हैं, तो अब जो गाड़ियों का एक्सट्रीम प्राइस लोग रेडी थे देने के लिए, अब वो नहीं देंगे, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो ये चीज यूजुअली पॉपुलेशन की वजह से होता है, क्योंकि क्या होता है, इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं, अब इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग डिमांड करते हैं, हमारी डिमांड बढ़ रही है, अब हम लोग कमा ज्यादा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम लोगों की डिमांड बढ़ती है, एंड क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पे आ जाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है दैट इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बट जापान में आपको पता चल रहा है दैट इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग होते हैं, आप देखो अल्टीमेटली द मैन फोर्स, द पीपल, दे आर अल्टीमेटली द मेन ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, किसी भी कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रोडक्शन उस पर ही डिपेंड करती है ना। तो जापान में 1990s के टाइम से जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जीरो है। इसका मतलब जीरो से भी कम है, इनफैक्ट जीरो के अराउंड या नेगेटिव में था। मतलब अगर आप जापान में लोन लोगे, ठीक है, जापान में अगर आप लोन ले रहे हो, तो आपको इफेक्टिवली कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। दिस वॉज द सिचुएशन विद जापान। तो अब आप सोचो इससे बिजनेस ग्रो करना कितना ईजी हो जाएगा, या लोन लेना कितना ईजी हो जाएगा। एंड जापान बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करता है लोन्स, एंड आप बोरोइंग, मतलब जो बोरोइंग होती है जापान में वो बहुत ईजी है, एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कुछ था ही नहीं। तो 1990 में जब ये सिचुएशन हुई ना, तो पता है क्या होने लगा, बहुत सारे लोग जापान से, आप खुद सोचो, एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं बन जाती है। हाँ, करेंसी डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन विल कम इनटू द पिक्चर, बट आप खुद सोचो, अगर मैं जापान से पैसे ले सकता हूँ, ठीक है, लेट से जापान पे मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, अब मुझे तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, मैं क्या करता हूँ, उसको इंडिया के मार्केट की एफडी में डाल देता हूँ, मुझे यहाँ पे 7% या 6% पे मिल रहा है, तो 6,000 रुपए बने मेरे। लेट से कि क्योंकि अब जापान में इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो करेंसी गिरती जाती है, करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है, तो फिर कन्वर्ट करके भी मैंने, जैसे इंडिया में अब रुपी को, सॉरी येन को मैंने रुपी में कन्वर्ट किया होगा ना, अब वापस मुझे उसको वापस से जापानीज करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, है ना। बट जापानीज करेंसी की वैल्यू अगर गिर गई होगी तो वो चीज मेरे को एक महंगी पड़ेगी, तो वहीं पे वहीं वो चीज मेरे रिटर्न थोड़े से बाइट ऑफ कर लेगी। बट देन अगेन आप पैसा तो बना ही लोगे फिर भी, क्योंकि 6 रुपए का स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। सो दिस इज वॉट द होल वर्ल्ड वाज डूइंग। जापान से बहुत सारा लोन लिया, एंड सिर्फ इंडिया नहीं बट पूरे ग्लोबल मार्केट में, पूरे दुनिया के सारे मार्केट्स में वो पैसा कहीं 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 इन्वेस्ट हो गया। इसीलिए एक नंबर जो हम देखते हैं जिसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, वो जापान का बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट मी टेक यू टू ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आप यहाँ पे आके मार्केट्स में आके, कौन, सॉरी, ये देखो आप, ठीक है, ये वाली टेबल, इससे आपको पता चल रहा है दैट व्हाट इज द करंट पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो जापान की अगर आप बात करो, जापान की इकोनॉमी का साइज भले 4 ट्रिलियन है, हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बट वहां पे आप गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो देखोगे वो 236%, जो इंडिया में 81% ही है। इंडिया का भी हाई है, बट स्टिल जापान इज एट 234%। तो इसका मतलब है कि जापान ने बहुत लोन ले रखा है। अच्छा, ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम आप समझ गए, एंड ये चीज 1990 से लेके अभी तक हुई है, और इसको लॉस्ट डेकेड्स बोला जाता है, इस पीरियड को लॉस्ट डेकेड्स ऑफ जापान बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सालों तक जापान ने बेसिकली, जापान की इकोनॉमी बिल्कुल ग्रो ही नहीं हुई, एंड बेसिकली हमारा जो कल वो होता है, या किसी भी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है ग्रो होना, अपने सिटीजन को प्रॉस्पर करना, बट जापान हैज फेल्ड टू डू सो, एंड इसीलिए इस पीरियड को लॉस्ट डेकेड बोला जाता है। अब समझो प्रॉब्लम क्या है। लोन ले लेना प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा है कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहे थे, लोगों ने लोन लिए, लोगों ने बाहर पैसे डाल दिए, एंड लोग अब उससे कमा रहे हैं, हाँ दिस इज गुड। बट प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम तब आती है जब ये इंटरेस्ट रेट्स जो नेगेटिव हुआ करते थे या जीरो हुआ करते थे, वो बढ़ने स्टार्ट होते हैं। क्यों? अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो आप सोचो, जो लोग पहले इफेक्टिवली, उनको बिल्कुल अपना इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं करना था, अब
उनको इंटरेस्ट रीपेमेंट करना होगा। एंड अब जो बहुत सारे लोगों ने जापान से पैसा लेके पूरे ग्लोबल मार्केट में डाल दिया है, स्प्रेड कर दिया है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो उनको वो पैसा वापस से निकालना पड़ेगा एंड रीपे करना पड़ेगा। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जापान के लिए। इसको बोलते हैं जापानीज कैरी ट्रेड, जो आपने बहुत जगह सुना होगा। कि लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि जापान में बोरोइंग कॉस्ट बिल्कुल ही जीरो था। अब जापान में बहुत इजीली लोन ले सकते थे, लोग लोन लेते थे। लोग बाहर के मार्केट्स में, बाहर की एफडीज में, या बाहर डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट इकोनॉमीज में वो पैसा इन्वेस्ट कर देते, जहाँ पे उनको एक कहीं ना कहीं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। बट अगर जापान अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इट विल क्रिएट अ चेन इफेक्ट, है ना। ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। एंड यहाँ पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जापान की करेंसी भी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, सिमिलर टू आर करेंसी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, अगर आप यूएसडी और जापानीज येन का चार्ट देखोगे, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ओके, तो अगर आप जापान यूएस डॉलर और जापान जापानीज येन का चार्ट देखोगे, तो ऑलमोस्ट हमने 50% डिप्रीशिएट होता हुआ देखा है येन को, जापानीज येन को, इन लास्ट 5 ईयर्स। यही सेम चीज़ रुपी के साथ भी हुई है। तो इतने, रुको मैं आपको यहाँ पे यूएसडी आईएनआर भी दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमने पिछले 5 साल में 16-17% हमारे रुपये को भी डिप्रीशिएट होता हुआ देखा है। वहाँ पे जापानीज येन हुआ है डिप्रीशिएट 52%। तो हम तो डिस्कस कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी। पिछले सेशन में हमने अल्टीमेट डिस्कशन किया था हमारी इकोनॉमी के बारे में, कि हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों इतना ज़्यादा डिप्रीशिएट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। बट जापान की हालत उससे भी ख़राब है। एंड जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी ना करेंसी डिप्रीसिएशन की, कि करेंसी डिप्रीसिएशन से क्या होता है। अब पहले आप सोचो, जिसने जापानीज येन की वैल्यू 155 है, राइट, जब एक टाइम पे जापानीज वैल्यू 117 होगी, अगर उसने उस टाइम पे लोन लिया होगा जापान से, एंड अब उसको जब रीपेमेंट करना है, ठीक है, अब आपको एग्जांपल से बताता हूँ, समझो। मैंने क्या किया, मैंने जापानीज येन में लोन लिया, मैं जापान का सिटीजन हूँ, मैंने जापान से लोन लिया, मैंने यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत रिटर्न बनाया। अब मुझे वापस लोन रीपे भी तो करना है ना, तो मैं जब येन में ही रीपे करूंगा, डॉलर तो वो लेंगे नहीं। तो अब मैं जब डॉलर को वापस से येन में कन्वर्ट करने जाऊंगा, पहले मुझे 117 देना पड़ता था, अब मुझे 155 देना पड़ेगा ना, उसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब मुझे कम येन मिलेंगे फॉर द सेम डॉलर, राइट, मुझे कम येन मिलेंगे फॉर द सेम डॉलर। दिस इज द प्रॉब्लम। एंड इसी की वजह से जापान एकदम ड्रेडलॉक सिचुएशन में है। इसको पॉलिसी ड्रेडलॉक बोला जाता है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मतलब जापान कुछ नहीं कर सकता, एकदम पैरालाइज सिचुएशन में। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, और वो बढ़ाने उसके लिए जरूरी है क्योंकि द इकोनॉमी श्रिंकिंग, राइट, एंड अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ये जापानीज येन जो कैरी ट्रेड है, दैट इफेक्ट विल किक इन। एंड ये चीज जापान को बहुत पुअर पोजीशन में ड्रैग कर देगा। एंड इसी के साथ साथ यूएस का भी यही प्रॉब्लम है। यूएस पे ऑलमोस्ट आई थिंक 30-35 ट्रिलियन डॉलर का डेट इमर्ज हो गया है। एंड सेम चीज, अगर यूएस डॉलर, मतलब अगर यूएस में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट, आप पता है यूएस का जो बजट होता है ना, उसका एक मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन ही इंटरेस्ट पेमेंट का होता है। जो यूएस पे लोन है, उसका मेजर पोर्शन, बजट का सिग्निफिकेंट पोर्शन ही इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। तो अब यूएस पता है क्या कर रहा है, यूएस का, आपने अगर एलॉन मस्क और निखिल कामत का पॉडकास्ट देखा होगा, तो आपने शायद उसमें भी सुना होगा दैट व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डू, या स्पेसिफिकली यूएस इज ट्राइंग टू डू, कि आउटपुट पर वो फोकस कर रहा है। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है यूएस का, कि हम आउटपुट ही इतना बढ़ा देंगे एआई की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ ऑल द रोबोट्स एंड ऑल, हम आउटपुट ही इतना बढ़ा देंगे कि इवेंचुअली जो, मतलब इंटरेस्ट रेट है, इट विल कम डाउन 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 ऑलमोस्ट टू 0-1 के पास आ जाएगा। एंड उस टाइम पे उन पे इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो एकदम ही सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो वे यूएस कैन पे ऑफ दिस डेट, राइट। तो दिस इज व्हाट यूएस इज थिंकिंग एज ऑफ नाउ, है ना। तो ये सिचुएशन है अभी जापान की। एंड अगले वीक यही चीज़ का अनाउंसमेंट हो सकता है, बैंक ऑफ जापान अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। बट इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, या 2008 की तरह मार्केट फिर से गिरने, लाइक दे आर रेडी फॉर अ बिग क्रैश और समथिंग, उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है ये, एटलीस्ट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके।